हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपका हेरन एकेडमी में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आया हूं बीए इंग्लिश की एनईपी कोर्स की, जो कि ईयर तीसरे में है और सेमेस्टर 5 में है। तो इसका पेपर का पहले पेपर का नाम है, पेपर नंबर 1 है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हम आपको यूनिट नंबर 5 आज सिखाएंगे। यूनिट 5 है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रिनेसेंस। तो इंग्लिश की जो 5वीं वीडियो आपकी बन रही है पहले पेपर की, वो आपके कहाँ कहाँ काम आती है? वो एमएसयू सहारनपुर, सीसीएसयू मेरठ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में भी यह काम आ रही है, यही कोर्स चल रहा है। और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी यही कोर्स चल रहा है। तो बच्चों, आप बीए के इंग्लिश के जो भी बच्चे हैं वो इस क्लास को बढ़िया तरीके से सीखें, समझें। आज हम पढ़ाएंगे सेमेस्टर 5 की क्लास नंबर 5, यानी यूनिट नंबर 5, और इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चाउसर टू रिनेसेंस। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास के बारे में मैं फिर बता देता हूँ, आपका कौन सा यूनिट है, कौन सी क्लास है आज की। आपकी 5वीं क्लास है। कैसी है? उसमें पहला भाग हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? द एज ऑफ चौसर। क्या है आपकी यूनिट 5? इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रिनेसेंस। तो आप पहले क्या सीखेंगे? द एज ऑफ चौसर ही सीखेंगे। तो इसे हम चौसर भी लिखते हैं। चौसर को, ये एक बढ़िया लेखक हुआ है, कवि हुआ है। द एज ऑफ चौसर कब के कब तक है? ये 1340 से लेकर 1400 ईस्वी तक ये रहे। चौसर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। से इंग्लिश पोइट्री के पिता भी कहा गया है। द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का पिता भी कहा गया है। डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश आफ्टर फ्रेंच इन्फ्लुएंस। जो फ्रांस में क्रांति हुई उसके बाद में जो इंग्लिश इंग्लैंड में आई, ये उस समय का कहानी है, चौसर की उस समय की कहानी है। राइज ऑफ सेकुलर लिटरेचर। लिटरेचर ऐसा आ गया था जब जो सबके लिए आ गया था, सेकुलर हो गया था, यानी कि भाई धर्म धर्म पर आधारित हो, यानी धार्मिक जो रिलीजियस कहानी थी वो समाप्त हो गई थी। तो सेकुलर लिटरेचर एंड डिक्लाइन ऑफ प्योरली रिलीजियस राइटिंग, जो धार्मिक कहानियां थी वो समाप्त होती जा रही थी। ग्रोथ ऑफ लंदन डायलेक्ट, जो लंदन में डायलेक्ट चल रहा था, उस समय का राज्य चल रहा था, विच लेटर बिकम स्टैंडर्ड इंग्लिश। इंग्लिश कैसी हो गई थी? स्टैंडर्ड इंग्लिश हो गई थी। लिटरेचर रिफ्लेक्ट रिलीजम। लिटरेचर कैसा बन गया था उस समय, चौसर के समय में? रिलीजम, वास्तविकता से भरा हुआ, हमर हास्य, ह्यूमनिज्म, मानव जाति से संबंधित, सोशल समाज क्रिटिज्म बोलते हैं, जिसकी हम तुलना कर सकते हैं या जिसकी हम आलोचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार का चौसर का समय था। 1340 तक ये रहे, 1340 से 1400 तक ये रहे। इंग्लिश के फादर कहे गए पोइट्री के, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी कहे गए। इंग्लैंड के ये थे। इंग्लैंड में इन्होंने जो स्टैंडर्ड इंग्लिश लाए थे, यही उसके जन्मदाता हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छे लेखक थे ये चौसर। अब इसकी ये जो चौसर में ही आप एग्जाम्पल देखेंगे, इसके जो अच्छे अच्छे राइटर थे इस समय के एज के। देखो, एक तो पूरा नाम इसमें दे दिया, जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर ही इसका पहला लेखक हो गया भाई इस समय का, अपने ही समय का। और अन्य राइटर भी हैं, वे बताए जाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है, कविता या किताब है इनकी, कॉपी बुक है आपकी इनकी, द सेंटरबरी टेल्स। इसमें कहानियां हैं, सेंटरबरी टेल्स हैं, कहानियां हैं। ट्रोलिस एंड क्रिसेसिड, ये इन्होंने लिखी। द बुक ऑफ द डचिस, ये लिखी आपने। इनकी 3 बढ़िया लेख हैं इसके, जो चौसर ने लिखे थे। जॉन गोवर नाम का एक और व्यक्ति हुआ, उसने कन्फेसियो अमेंटिस लिखा। फिर आपका विलियम लैंगलैंड आया, उसने पियर्स प्लोमैन लिखा। फिर आपके सर थॉमस मारोली आए, मोर्ट आर्थर लिखा इन्होंने। और इसमें दिख भी रखा क्या है, स्लाइटली लेटर 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के बाद में इन्होंने लेख लिखा था सर थॉमस मारोली ने। लिटरेचर की इंपॉर्टेंस क्या थी, क्या क्या चीज थी उस समय पे? थ्रो इंट्रोडक्शन ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। आइम्बिक पेंटामीटर को लय लिख लेंगे आप, लय लगाते थे, लय, लय माने है ना, मीटर्स जो थे लय लगती थी, धुन लगती थी। विविड कैरेक्टराइजेशन एंड नैरेटिव स्किल। नैरेटिव स्किल, अच्छी अच्छी कहानियां कहने की कला आ गई थी। और कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं, चरित्र चित्रण अच्छे हो गए थे। ब्लेंडिंग ऑफ रोमांस, रिलीजम, ह्यूमर और सटायर। क्या क्या चीज ब्लेंडिंग हो गई थी, मिल गई थी, जुड़ गई थी? हम रोमांस, प्रेम कहानियां, रिलीजम, वास्तविकता की कहानियां, हमर हास्य, और सटायर, व्यंग करना या हास्य करना, इनकी कहानी इसमें जुड़ने लगी थी उस समय पर। तो चौसर का ये समय था। इसके बाद हम दूसरा समय देखेंगे। काहे में? यूनिट आपकी वही है, 5th पूरी यूनिट इस क्लास में होनी है। तो दूसरा भाग इसमें था डार्क एज।
डार्क एज से कह सकते हैं हम अंधेरे को, है ना, अंधेरे का जो समय था, अंधेरे का समय। तो कैसा समय था वो अंधेरे का, क्या हुआ होगा भाई, यानी लेख जो है, लिखना जो है, साहित्य जो है समाप्त हो गया था, मतलब रल गया था, खो गया वो। तो उसे किस समय में ढूंढागा, कब ढूंढागा, तो डार्क एज कब थी यार, जो 500 से लेकर 10,000, 500 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक, 500 to 1066 तक, ईस्वी तक। द डार्क एज इज आल्सो कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन पीरियड भी सही कहा गया है, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है एंग्लो सैक्सन पीरियड भी सही कहा गया। लिटरेचर वाज मेनली ओरल, बस लिटरेचर कहने कहने में रह गया था। हीरोइक था, थोड़ा सा हीरो थे, लोग थे, कुछ उन थे। रिलीजियस धर्म में बट गया था। रिटर्न ओल्ड इंग्लिश, और इंग्लिश में पुरानी प्राचीन समय की इंग्लिश में लिखा जा रहा था, तो खो गया था भाई, साहित्य जो है अच्छा नहीं रहा। फ्रीक्वेंट वार्स, युद्ध होते रहते थे। इन्वेंशन, कठिनाइयां आती रहती थी। पॉलिटिकल इंटेंसिटी, इंटेंसिबिलिटी, क्या बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टेंसिबिलिटी को, जो राजनीतिक पहलू थे वे आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे थे, विरोध में चल रहे थे। कहीं कोई राजनीति हो जाती थी, कहीं कोई राजनीति। तो कैसा समय हुआ भाई, ये डार्क एज हो गया। द थीम्स ऑफ डार्क एज वर हीरोइज्म, थोड़ा क्या था, जो अपने आप को सबसे बड़ा हीरो समझता था, जो अच्छा नेता समझता था, उसी का राज्य था। फेट, भाग्य कैसा था भाई, इसी पे चल रहा है। लॉयल्टी, एग्जिल, लॉयल्टी कहते हैं बहुत बड़े बड़े जो महान आदमी थे, जिनके पास पैसा ज्यादा था, वे लोग मजे लगा रहे थे। क्रिश्चियंस एंड पैगन्स वैल्यूज, देखो एक तो क्रिश्चियंस हुए, ईसा मसीह के मानने वाले लोग हुए, एक पैगन वैल्यूज हुए जो प्रकृति को मानते थे, जो परमात्मा को प्रकृति में ढूंढते थे, उन्हें बोलते थे पैगन वैल्यूज। और जो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी जो व्यक्ति थे, उन लोगों के बीच में और ईसाई को मानने वाले लोगों के बीच में युद्ध रहता था हमेशा। तो ऐसा समय था जो डार्क एज के नाम से जाना जाता है। फिर द डार्क एज में एग्जाम्पल देखेंगे, मेजर वर्क्स आए कुछ समय, उस समय में भी कुछ लेख आए, लिखा गया। बीओप नाम का कोई व्यक्ति आया, उसने ग्रेटेस्ट एंगल एक्शन इपिक लिखी है ना, एक एंग्लो सैक्सन नाम की एक इपिक लिखी थी, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। ये आपका क्या है, ये आपका डार्क एज का क्या है, प्रोज आई, इसमें हिस्टोरिकल प्रोज आई, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल में ही आया भी हिस्टोरिकल प्रोज आई। एक पोइट्री आई कैटेगरीज में, जैसे इलेजिक लिखी गई, यानी शोक गीत लिखे गए, शोक गीत लिख लेंगे भाई, शोक गीत है ना, शोक दुखी गीत होना ना, शोक गीत। एक हीरोइक, रिलीजियस धार्मिक, और इसमें कैडनोमन भी कहा गया और इसे ही कैनिवल भी कहा गया। ये लेख ऐसे ऐसे लेख आए, इनमें ये मान के चलो कि बस साहित्य कहने लायक था, कहने को साहित्य था, नहीं तो साहित्य समाप्त हो गया था लगभग। इस आप शोक गीत को बिल्कुल सही लिख लेंगे भाई, शोक गीत जिसमें दुखी दुखी कहानी हो ना, शोक गीत। जैसे अनिलिगी रिटर्न रिचर्ड है, थॉमस गरे ने लिखी, वो आपकी इलेजिक कहानी है इसमें। फिर आपका तीसरा नंबर आ है रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन। रिनेसेंस की बात हो रही है, ऊपर भी आ रही है, देखो ये रिनेसेंस, आखिरकार रिनेसेंस है क्या, इसे हम बोलते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण यानी कोई चीज अगर खो जाए तो उसे फिर से हटके से हम उसे जगाते हैं। किसी व्यक्ति को सोए हो को जगाना ही उसका पुनर्जागरण है। कहते हैं ना भाई, जो हो गया, अब तू जाग करके अगला काम सीख, तो उसे पुनर्जागरण कहते हैं। और रिफॉर्मेशन क्या होता है, छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करो, रिफॉर्म करो, उसको इकट्ठा करके दोबारा बना लो। फॉर्मेशन माने बनाना, री माने दोबारा, यानी पुनः बनाना, है ना, निर्माण करना। रिनेसेंस का रिफॉर्मेशन का समय क्या था, 1485 से लेकर और 1660 तक चला है। इसमें रिनेसेंस रिबर्थ को कहते हैं, मैंने लिख दिया, पुनर्जागरण को कहते हैं रिबर्थ, दोबारा जन्म होना। पहले हम ए ही पढ़ेंगे, रिनेसेंस ही पढ़ेंगे। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, ग्रीक एंड रोमन, ग्रीक में यानी यूनान में और रोम में जितनी भी चीजें खराब हो गई थी उन्हें फिर से सीखा जा रहा था, उन्हें फिर से जगाया जा रहा था, उन्हें फिर से ढूंढा जा रहा था। राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, मानव जाति खो गई थी, उसे जगाया जा रहा था। फोकस ऑन मैन्स एबिलिटीज, जो आदमी के अंदर की क्षमताएं थी उन्हें जगाया जा रहा था, उन पर फोकस किया जा रहा था। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड आर्ट,
एक्सप्लोरेशन एंड प्रिंटिंग। प्रिंटिंग बहुत बढ़िया बात बताई यहाँ पर, जिसे मैं लिखूंगा प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, अगर प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ तो वो कहाँ हुआ भाई? यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस किस कहाँ पर निर्माण हुआ? उसका निर्माण रेनेसांस में। रिलीजियस मूवमेंट लेड बाय मार्टिन लूथर, एक मार्टिन लूथर नाम का कोई व्यक्ति हुआ उस समय पे, उस समय पर पूरे का पूरा मूवमेंट जो धार्मिक मूवमेंट था वो मार्टिन लूथर पर चला गया। उस समय का शासक था भाई ये। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च उस चर्च को कहते हैं जिसमें हम चर्च के सब चीज को मान करके उसी के अनुसार चलना है। एक समय ऐसा आया कि क्या नाम, जो भी चर्च ने कह दिया वही माना जाएगा, तो उसे बोलते कैथोलिक चर्च। राइज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म एंड ट्रांसलेशन बाइबल इनटू इंग्लिश, ट्रेंडिल, ट्रेंडिल भी से बोलते हैं। इंग्लिश में अनुवाद किस चीजों का हुआ? कई चीजों का, बाइबल की कहानियों को इंग्लिश में लिखा जाने लगा, यानी छोटी छोटी कहानी लेते थे, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में बाइबल को करने लगे थे। ठीक है, बाइबल की जो कहानी शुरू की है वो थोड़ी सी अलग प्रकार की भाषा थी जो ना समझने वाली थी। जिस प्रकार से हमारे यहाँ संस्कृत थी, अब हमने अपने ग्रंथ हमने काय में लिख लिए? हिंदी में लिख लिए। ठीक उसी प्रकार से बाइबल भी पुरानी प्रकार की इंग्लिश थी, उस इंग्लिश को फिर उन्होंने आजकल की इंग्लिश में क्या कर लिया था? ट्रांसलेशन कर लिया था। ठीक है भाई, ध्यान रखना यहाँ पर। तो रिनेसेंस कहाँ हुआ है? 1485 से 1660 के बीच में दोनों चीज घटित हुई, रिफॉर्मेशन भी और रेनेसेंस भी, पुनर्जागरण भी। अब डार्क एज ही मान ले, डार्क एज में से भी तो कोई निकल के आया होगा, वही पुनर्जागरण किया गया। जो चीज खो गई थी उसको ढूंढ लिया गया, दोबारा से उसको खोज कर लिया गया। ये खोज का समय था भाई। इस समय पर कितने अच्छे राइटर आए देखिए भाई, देखिए। एक तो हैमलेट, मैकबेथ और रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे, बहुत बढ़िया नाटक है। क्या है भाई? ये ड्रामे हैं आपके, ड्रामा आज लिख देता हूं मैं। ये नाटक लिखे थे, किस आदमी ने लिखे हैं? विलियम शेक्सपियर ने लिखे। डॉक्टर फास्टस जो है, ये भी नाटक है, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। द स्पेनिश ट्रेजेडी थी एक, वो थॉमस किड ने लिखा था। एस्ट्रोफल एंड स्टेला नाम की एक कहानी थी, फिलिप सिडनी ने लिखी थी। एक फेरी क्वीन, बहुत अच्छी कहानी भाई, या एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी। शेक्सपियर की कुछ सोनेट आई थी, कुछ सोनेट, क्या मैं 154 लिख देता हूँ। 154 सोनेट जो थी, क्या थे? ये लघु गीत। ये लघु गीत किसने लिखे थे? विलियम शेक्सपियर ने उसी समय पे लिखे थे। पेरेडिस लोस्ट नाम का एक बहुत बढ़िया महाकाव्य था जो मिल्टन ने लिखा था। ये महाकाव्य था, बहुत बड़ी कहानी थी, काहे में? काव्य में, कविता में। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस थी बनियन में, बेनियन था कोई राइटर, उसने लिखा है। डॉक्टर फास्टस जो है मार्लो ने लिखा, बहुत अच्छी कहानी है ये भी। तो ये सारी की सारी कहानियां किस समय पाई? रिनेसेंस पाई। क्योंकि इससे पहले क्या था? डार्क एज था। तो डार्क एज से अलग अलग राइटर आए, सबसे बढ़िया उनमें है विलियम शेक्सपियर, उन्होंने इस चीज को लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद में हम नंबर 4 पढ़ेंगे इसी यूनिट में। 5 यूनिट में क्या पढ़ेंगे? मिरेकल एंड मोरलिटी प्ले। देखो, मिरेकल तो होता है चमत्कार, इन्हें तो बोलते हैं हम चमत्कारी। ठीक है भाई, लिख देंगे चमत्कारी। और चमत्कारी का मनी मतलब होता है जो संतों ने लिखा, संतों द्वारा कुछ चमत्कार दिखाए गए, उनकी कहानी लिखी गई। तो मोरल मिरेकल प्ले आर मिडिवल रिलीजियस ड्रामाज, ये धार्मिक कहानी थी भाई। ठीक है, धार्मिक तो होगी, संत लोग धर्म को ही सिखाते हैं। बेस्ड ऑन द ल्यूज, जीवन संबंधित चमत्कार, मिरेकल हो गया। सफरिंग्स, जो हमारे ऊपर जो सफरिंग्स आती हैं, कष्ट होते हैं, संतों के बारे में मिरेकल्स, चमत्कार। पर फॉर्मड बाय द विर्जिन मैरी, विर्जिन मैरी कोई है लेखक, व्यक्ति आया, औरत आई, उसके द्वारा इस चीज को, विर्जिन मैरी द्वारा इस चीज को फॉर्मड किया गया था कि ये संतों की वाणी वाले नाटक हैं। ऐसे संतों की वाणी में कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितने भी संत पले थे, संतों द्वारा लिखे गए पले थे, या संतों ने बताया और लिखा किसी राइटर ने, तो उनमें क्या था? एक सत्संग थे उसमें, तो उन्हें हम कह रहे हैं मिरेकल प्ले, चमत्कार दिखाए जा रहे थे। They were performed in churches and, देखो पहले तो उन्हें चर्च में ही लिखा जा रहा था, एंड लेटर स्ट्रीट्स बाय क्राफ्ट गाइडेड्स, लेकिन फिर उन्हें जो है ना सड़कों पर ला दिया गया। यानी लिखे जा रहे थे सबसे पहले चर्च पे ही, पर धीरे धीरे जो है चर्च के वासी, जो चर्च के संत महात्मा थे, वे तो लिख ही रहे थे, लेकिन फिर और भी अन्य आदमी जो अलग जगह रह रहे थे, उन्होंने भी इसे लिखना शुरू कर दिया। फिर नंबर बी आया आपका, दूसरे नंबर का मोरलिटी प्ले।
मोरलिटी प्ले जिसे बोलते हैं नैतिक, नैतिक वाले, नैतिक मतलब जिसमें अनुशासन, रूल्स हो। मोरलिटी प्ले आर एलेगोरिकल ड्रामाज वेयर कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट मोरल क्वालिटीज। देखो मोरल क्वालिटीज अगर हम किसी चीज में, एलेगोरिकल बोलते हैं रूप देना, अगर हम नैतिकवादी को, नैतिक रूल्स को, अपने अंदर के नियमों को, अच्छाई को अगर हम रूप दे रहे हैं तो उसे मोरलिटी प्ले कहते हैं। लाइक गुड डीड्स जिसमें अच्छे काम होना, वॉइस विर्चस, देखो वाइस बुराई के बारे में बताना था, तभी तो मोरलिटी होगा, उसे रोकना था। और फिर विर्चस अच्छे गुण वाला, ग्रीड लालच के बारे में, प्राइड घमंड के बारे में लिखा जा रहा था। क्या क्या चीज थी इनके बारे में लिखा जा रहा था। क्यों लिखा जा रहा था भाई ये? क्यों? क्योंकि इन्हें रोकना था और जो अच्छी चीज थी उसको बढ़ाना था। गुड डीड से अच्छे कामों को बढ़ाना था, बुराई को हटाना था। तो ये कहाँ लिखे जा रहे थे? मोरलिटी प्ले में। देयर एम वाज द टीच मोरल लेसन, इसका सबसे अच्छा उद्देश्य था दूसरों को शिक्षा देना। गाइडिंग पीपल टू चूज गुड ओवर इविल, बता गया लोगों को कि अच्छाई जो है बुराई पर विजय हो जाती है, अच्छाई की बुराई पर विजय हो जाती है। इस चीज को सिखाया जा रहा था काहे में भाई? मोरलिटी प्ले में। और मिरेकल प्ले में भाई, मिरेकल प्ले में भाई आपके याद हो गया क्या सिखाया जा रहा था? उसमें संत जो है अपने चमत्कार दिखा रहे थे। बहुत बढ़िया भाई, दोनों हो गए। फिर आप मिरेकल प्ले के ही एग्जाम्पल देखेंगे, मिरेकल प्ले में देखेंगे और मोरलिटी प्ले के भी, दोनों के एक जगह मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए मोरलिटी प्ले के भी आगे। द प्ले ऑफ संत निकोलस, राइटर था जीन बोडेल। कौन सा था? प्ले ऑफ संत निकोलस नाम की, कोई निकोलस नाम का कोई संत हुआ वहां पर, उनकी कहानी, उसका एक प्ले लिखा गया था। कौन राइटर था? जीन बोडेल ने। द प्ले ऑफ संत कैथरीन, संत कैथरीन के बारे में किसने लिखा? जोफ्री ने लिखा। द प्ले ऑफ संत जॉर्ज, संत जॉर्ज के बारे में किसने लिखा? एनोनिमस ने लिखा। द कन्वर्सन ऑफ संत पॉल, संत पॉल के बारे में भी कन्वर्सन किया, बहस की, बातचीत की उसके बारे में, तो एनोनिमस ने लिखा। ठीक है, आपके 4 लेखक हो गए जो कि प्ले लिखे गए संत वाले, मिरेकल प्ले। मोरलिटी प्ले में एवरी मैन नाम का एक नाटक था, कौन था? एनोमस ने लिखा, एनोमस ने ये भी लिखा, ये भी लिखा। द कैस्टल ऑफ परसर्वेशन, द कैस्टल ऑफ परसर्वेशन राइटर था एनोमियस ही था भाई। फिर मैग्निफिसेंस राइटर था जॉन स्कोल्टन, जॉन स्कोल्टन ने एक लिखा था मैग्निफिकेंस। बहुत हैं, इससे अलग भी हैं, आप ढूंढ सकते हैं, इससे अलग भी मोरलिटी प्ले और मिरेकल प्ले मिलेंगे। लेकिन हमें परीक्षा में अगर करना है कि भाई 4 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, तो आप यहाँ से उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि आप जो है 3 प्ले मोरलिटी प्ले लिखिए। फिर हमारा बहुत अच्छा खास है 5वां भाग आपका, ये मोस्ट है, बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है भाई, ये मोस्ट है, बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी विट्स। और ये भी इसी यूनिट में है, आपका यूनिट 5 चल रही है, मैं कहूँ या ना कहूँ 5 यूनिट चल रही है, 5वीं क्लास आपकी चल रही है। द यूनिवर्सिटी विट्स रिफर, अब यूनिवर्सिटी क्या भाई? विश्वविद्यालय। विट्स क्या? आपका बुद्धिमताएं। यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब है ऐसे लोग जो विश्वविद्यालय से पढ़कर आए और वे बुद्धिमान लेखक बन गए, उन्हें बोलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। बताएंगे द यूनिवर्सिटी विट्स रेफर टू ए ग्रुप, एक ग्रुप होता है, ग्रुप एक समूह, किसका समूह भाइयों? ऑफ इंग्लिश प्ले राइट्स, यानी अंग्रेजी के लेखकों का, एंड राइटर्स इन द लेट 16th सेंचुरी, एलिजाबेथन समय के, एलिजाबेथन समय में एक ग्रुप बना था। कहीं का ग्रुप बना था? अंग्रेजी के बहुत अच्छे अच्छे खास खास राइटरों का, जिसे हमने क्या कहा? यूनिवर्सिटी विट्स। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिनमें एजुकेटेड होकर आए थे? ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में। इंग्लैंड की सबसे खास यूनिवर्सिटी है ये, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, यहाँ पढ़कर के वे व्यक्ति आए थे। Who made importance contributing to the development of English drama, इन्होंने इंग्लिश ड्रामे को सबसे ज्यादा महत्व दी थी, सबसे ज्यादा विकास इन लोगों ने किया था। कितने थे ये? 7 थे, मैं बता भी देता हूं, कोई बात नहीं। ये 7 राइटर थे, 7 लेखक थे, बहुत खास थे 7 के साथ। ठीक है भाई, इनमें से 3 बताएंगे, आगे चलेंगे, कोई बात नहीं। इनमें कुछ कैम्ब्रिज में पढ़ा है, कुछ ऑक्सफोर्ड में पढ़ कर आए। इन्होंने इंग्लिश को बताया, इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश के ड्रामे को डेवलपमेंट कर दिया था। किस समय में किया? 16वीं शताब्दी, देखिए यहाँ पर ये ला, 16वीं शताब्दी में, एलिजाबेथन ईरा में, जब एलिजाबेथन जी रही थी उस समय की कहानी है। ठीक है, ये रानी थी भाई वहां पर इंग्लैंड की। तो राइटर्स नेम देखेंगे पहले हम 7 के साथ, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, 7 राइटर्स हैं। ठीक है, लिख भी दिया है, देखो भाई यहाँ पर 7। पहला राइटर है
क्रिस्टोफर मार्लो ये कैम्ब्रिज में पढ़ कर आया। रॉबर्ट ग्रीन ये भी कैम्ब्रिज से पढ़ कर आया। थॉमस नासे ये भी कैम्ब्रिज से पढ़ कर आया। 3 कैम्ब्रिज से पढ़ कर आए। देख लो भाई ध्यान से, 3 आपके कहां से आए? कैम्ब्रिज से पढ़ कर आए। कैम्ब्रिज 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 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी है ये। फिर जॉन लिली आपकी ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आया भाई। थॉमस लॉज जो है ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आया। और जॉर्ज पीले भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आया। 3 यहाँ से पढ़ कर आए, 3 वहां से, 3 वहां से पढ़ कर आए। लेकिन एक इनमें ऐसा आया जो दोनों यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, फिर भी इनके जैसा ही था, फिर भी उसके अंदर इतनी अच्छी बुद्धिमत्ता थी तो उन्हें उसमें जोड़ दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। क्या? थॉमस किड। यहाँ समटाइम्स दिया है कि उनको इंक्लूड करते हैं, मैं कहता हूँ करते ही करते हैं, समटाइम भी हटा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ए प्रोबेबली डिड नॉट अटेंड ए यूनिवर्सिटी, हालांकि इसने कोई यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की थी, ना ऑक्सफोर्ड में की, ना कैम्ब्रिज में की, ना कहीं और की। लेकिन इसे थॉमस किड को कहाँ पढ़ते हैं हम? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कितना अच्छी बात है भाई, ऐसे ऐसे राइटर भी हैं जो पढ़े हुए लिखे बहुत अच्छे महान लेखकों के साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये था थॉमस किड। तो 3 वहां से आए, 3 वहां से आए, 7वां थॉमस किड था। 7 के साथ आपके कौन थे? यूनिवर्सिटी थे, बहुत महान लेखक थे। अब उनके कुछ एग्जाम्पल है, उनके कुछ लेख हैं दे रखे हैं इनमें। यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके लेखक हैं उनके एक एक दो सबके याद करना और अच्छी बात है। जॉन लिली ने यूरोफेस लिखा, इंडिमियन लिखा और गैलेट्रिया लिखा। जॉर्ज पीले ने द अरेंजमेंट लिखा ऑफ पेरिस का, बैटल ऑफ एल्कैजर लिखा। रॉबर्ट ग्रीन ने फ्रायर बेकन एंड फेरायर बेंगले, एक ही है बेंगे बेंगे, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बेंगे, एक ही लेख है ये। और एक इसने लिखा था पेंडोस्टो। फिर थॉमस नासे ने भाई पायर्स पेनिलियर्स लिखा, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर लिखा, ये इसने लिखा फॉर थॉमस नासे ने। थॉमस लॉज ने फिर क्या लिखा आपका? रिसलेंड द वुंड्स लिखा ऑफ सिविल वार, पूरे का पूरा नाम है द वुंड्स ऑफ सिविल वार। थॉमस किड ने और लिखा फिर भाई यहाँ पे क्या लिखा? द स्पेनिश ट्रेजडी, बहुत अच्छी है भाई, मोस्ट है ये, इसे आप मोस्ट पर लगा लें, बहुत अच्छी कहानी है भाई इसमें। और क्रिस्टोफर मार्लो जो था उसने क्या लिखा? टेम्बुरलैन लिखा, टेम्बुरलैन बहुत अच्छी है। डॉक्टर फास्टस इसका बहुत अच्छा है, मोस्ट है ये भी। जीव ऑफ माल्टा और एडवर्ड सेकंड, ये इसने लिखे दोनों। इसने क्रिस्टोफर मार्लो ने 1 2 3 और 4 लिखे इसने, बहुत अच्छे हैं। इससे अलग भी इन्होंने कुछ लिख रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये इसके खास खास है। तो यूनिवर्सिटी क्या है? महान लेखक, ठीक है। ये महान लेखक कैसे थे? जो यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, लेकिन थॉमस किड किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़कर नहीं आया। फिर आप नंबर 7 इस नंबर 6 में पढ़ेंगे इसी यूनिट में, एलिजाबेथन पोएट्री, यानी एलिजाबेथ पोएट्री का काव्य। कौन सा काव्य था, कैसा काव्य था एलिजाबेथ के समय का? एलिजाबेथ पोएट्री किस समय चली? 1558 से लेकर 1603 तक का जो समय था वो किसका था? क्वीन रानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। बहुत अच्छी रानी थी भाई, इतनी अच्छी रानी थी कि इसने साहित्य को ये कहा कि भाई चलो आप जितने भी अच्छे लेखक हैं, जितने कवि हैं, मेरे राज्य में आओ और लिखो, आपको पूरा प्रोत्साहन मिलेगा, आपको पूरा इनाम मिलेगा, आपको खुश रखा जाएगा। तो इतनी अच्छी रानी थी क्वीन एलिजाबेथ। और इसे फर्स्ट भी लिखना भाई, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी। एलिजाबेथ एज इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसे सुनहरा समय कहा गया है, सोने का समय कहा गया है जब ये लोग लिख रहे थे साहित्य का। स्पेशली नोन एज इट्स रिच पोइट्री, रिच बहुत अच्छी, अमीर अमीर मतलब अच्छे वाली, यहाँ पर अच्छी पोइट्री लिखना, ड्रामा लिखना एंड प्रोज लिखना। पोइट्री फ्लोरिस्ड जेरेडली अंडर द पीरियड, इस समय में सबसे ज्यादा पोइट्री चली। अगर कविता चली सबसे ज्यादा तो इसी समय में चली, इसलिए से लिख भी दिया एलिजाबेथन पोइट्री लिखी। एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ की फीचर्स और क्वालिटी देखेंगे, इसमें क्या क्या गुण थे, क्या क्या अच्छी चीज थी। पोइट्री फ्लोरिस्ड, देखो कविता का ज्यादातर लिखना, जिसमें ज्यादातर सोनेट लिखे गए, लघु गीत लिखे गए। लघु गीत लिखे गए भाई, लघु गीत जो है ना, एक बार लिख लो 14 लाइन की होती है कविता, 14 लाइन्स होती है इसमें कविता में, सोनेट में। मेजर पोइट्स इसके सिडनी हुआ, स्पेंसर हुआ, शेक्सपियर बहुत खास मोस्ट हुआ, ड्राइटन हुआ और कैंपियन हुआ। की थीम्स क्या थी? लव, मतलब की थीम्स क्या है यहाँ पर, इसके विचार कैसे कैसे थे? एक तो प्रेम पर आधारित थी, सुंदरता पर, नेचर प्रकृति पर, मानव पर, ह्यूमनिज्म पर। फॉर्म इसकी क्या क्या थी? सबसे ज्यादा सोनेट, लिरिक्स, गीत। पास्टरल बोलते हैं भाई गटरियों के गीत, है ना। इपिक महाकाव्य भी लिखा गया भाई, महाकाव्य भी कुछ महाकाव्य भी लिखे गए, ठीक है, कोई बात नहीं।
और फेमस वर्क्स कौन कौन से थे? एक तो एरिस्टोफेल एंड स्टेला, बहुत अच्छा फेमस वर्क था ये। एक फेरी क्वीन था, है ना भाई, इसी समय में लिखा गया। और विलियम शेक्सपियर की 154 सोनेट लिखी। ये किस समय पे लिखी जी? एलिजाबेथ पोइट्री पर लिखी गई, एलिजाबेथ के समय में। तो बहुत अच्छे राइटर भी हुए और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा भी। अब देखें इसका एग्जाम्पल, पोएट और इसकी पोइट्री कौन कौन सी है इस समय की। देखो, एक नंबर है स्पेंसर, फेरी क्वीन, एमोरिटी, इपिथेलोमियन, ये तो लिखी। और सेफर्ड्स, एक होरस सेफर्ड्स कैलेंडर, ये किसने लिखी? स्पेंसर ने। सिडनी ने लिखी एरिस्टोफल एंड स्टेला, डिफेंस ऑफ पोएसी और आर्केडिया, ये किसने लिखी आपकी? ये सिडनी ने लिखी। शेक्सपियर ने देखो 154 सोनेट लिखे। वेनिस एंड एडोनिस बहुत खास था। रेप ऑफ लुक्रेस, रेप ऑफ लुक्रेस इसने लिखा। इसके अलावा इसने और भी लिखी, इसने मैकबेथ लिखा, इसने ओथेलो लिखा, इसने रोमियो जूलियट लिखा, इसने किंग लियर लिखा, बहुत लिखे इसने। विलियम शेक्सपियर के बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, सबसे अच्छी कहानियां हैं इसकी। फिर आपके मार्लो है, उन्होंने हीरो एंड लैंडर लिखा एक तो, और पैशनेट सेफर्ड लिखा भाई इसने। और एक फिर सूर्य नाम के व्यक्ति हुए, इन्होंने लव सोनेट लिखी भाई सूर्य ने, SURRE भाई सूर्य, लव सोनेट से लिखी, अनेड ट्रांसलेशन लिखा। ये इनकी कहानियां थी। तो ये किस समय की थी? एलिजाबेथ समय की। सबसे खास अच्छा राइटर कौन था इसमें? विलियम शेक्सपियर, जरूर लिख लेना भाई, विलियम शेक्सपियर इसका सबसे अच्छा राइटर था। किसका भाई? इस समय का, एलिजाबेथ का। भाई साहब मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा राइटर है। 154 तो इसने पोयम लिखी छोटी, 14-14 लाइनों वाली सोनेट लिखी इसने, 154। ठीक है भाई, ये देखो यहाँ पर। ठीक है भाई, नंबर 7 इसी यूनिट में है। नंबर 7 चीज है मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री किसे कहते हैं इसका अर्थ फिर लिखेंगे, पहले समझेंगे। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है? फिजिकल क्या होता है? फिजिकल हमारा शरीर, हमारी धरती, हमारा पेड़ पौधे सब फिजिकल में आते हैं, जो हमें दिखते हैं वो सब फिजिकल होते हैं। लेकिन मेटा माने दूर, फिजिकल से दूर, जो दिखता ना हो। क्या बोलते हैं उसे? आध्यात्मिकता बोलते हैं उसे, आध्यात्मिक से हम बोलते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है? जिसे हम देख नहीं सकते, आत्मा, परमात्मा, भगवान के बारे में लिखना, है ना, भक्ति के बारे में लिखना, उसे बोलते हैं मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल पोइट्री रिफर टू ए ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्स। अंग्रेजी साहित्य के 17वीं सेंचुरी में कुछ पोएट आए जिन्होंने क्या लिखा? जिन्होंने हाई इंटेलेक्चुअल लिखा, बहुत बुद्धिमत्ता का काम लिखा, फिलोसफी दर्शन लिखा, जिसे हम ज्ञान भी लिख सकते हैं, ज्ञान के बारे में लिखा। विटी भी बुद्धिमान होते हैं भाई, बुद्धि, बुद्धि के बारे में लिखा। मेन राइटर आए, पोएम लिखी उन्होंने। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। एक व्यक्ति हुए, एक बहुत अच्छे लेखक हुए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहली बार इस मेटाफिजिकल का नाम रखा था। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि मेटाफिजिकल का सबसे पहला नाम किसने पुकारा था, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इसने बताया था मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिकल पोएट्स भी बोलते हैं, मेटाफिजिक्स भी बोल सकते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री भी बोल सकते हैं। किसने बताया था ये शब्द? सैमुअल जॉनसन ने। Who said they used far-fetched image, इसने बताया था इसका अर्थ होता है far-fetched image, यानी दिखने से दूर की चीज, जो हमें ना दिख रही उससे दूर की चीज, अंतरात्मा की चीज, हमारे अंदर की चीज। एंड कम्प्लेक्स कंपेरिजन्स, और इसकी कम्प्लेक्स भी किया, इसका कंपेरिजन किया, तुलना करी, बताया तुलना करके इस व्यक्ति ने, जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने। इसने कहां से लिया होगा? ऐसे इसका कैसे पता लगा होगा शब्द का? इसने कुछ पोएट्री पढ़ी कि कोई व्यक्ति इस चीज के बारे में लिख रहा है, उसे इसने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में उसने कहा भाई इसने तो इसे नाम दिया नहीं, मतलब जिस राइटर ने वो लिखी उसने उसे नाम नहीं दिया मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल नाम किसने दिया? पढ़ने वाले ने, सैमुअल जॉनसन ने। अब किसने लिखी थी सबसे पहले, वो बता देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट में। अब इसका अर्थ लिखेंगे हम। मेटाफिजिकल का मतलब है, दो शब्दों से बनकर बना है। मेटा जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, और दूसरा शब्द फिजिकल जिसका मतलब है फिजिकल यानी मटेरियल, वर्ड संसार। संसार का मतलब फिजिकल होता है, और मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, माने ऊपर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर लिख लो आप, बहुत। अब बहुत दूर कहाँ है? हम कहाँ ढूंढ रहे हैं आत्मा परमात्मा को, भगवान को कहाँ ढूंढते हैं, ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं, अल्लाह को कहाँ ढूंढते हैं? हम अपने मन के अंदर ढूंढते हैं, सोचते हैं कि बहुत दूर है मैं कहीं। ठीक है, तो वही चीज कौन थे, मैं क्या कर रहे थे, मैं राइटर इस चीज को ढूंढ रहे थे, अपनी पोइट्री को इस तरीके से लिख रहे थे।
तो इसका क्या अर्थ हुआ? बहुत दूर की बात करना, शरीर से दूर की बात करना, प्रकृति से दूर की बात करना, पेड़ पौधों जीव जंतुओं से दूर की बात करना। और वो क्या संभव है? जब हम भक्ति करते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री डील्स विद टॉपिक्स बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड सच एज गॉड, भगवान, सोल, आत्मा, प्रेम, यूनिवर्स, फिलोसफी, ज्ञान, और स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं आत्मा। तो ठीक है, सोल और आत्मा एक ही है। तो हम सबसे अच्छी बात बताते हैं आत्मा और परमात्मा। बस इस चीज को लिख लो आप, परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के बारे में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने लिखा उन्हें मेटाफिजिकल पोएट का। इसकी गुण क्या थे, इसमें क्या क्या गुण आते थे, क्या क्या इसकी विशेषता थी, यानी विशेषता या गुण क्या थे भाई इसकी? अब विशेषता भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो फीचर इसकी पहली थी, एक तो कंसिस्ट था, एक्सटेंड मेटाफोर्स इन एक्चुअल टोन। देखो इसकी कंसिस्ट क्या होता है? एक चीज को किसी चीज के बराबर दिखाना, हालांकि वो बराबर ना हो, उसे बोलते हैं कंसिस्ट। ठीक है, मतलब हम किसी चीज को, किसी विचार को लेकर चले, किस विचार को लेकर चले, मैं विचार को लेकर चलता हूं कि एक व्यक्ति बैठा रो रहा है किसी की मृत्यु पर, कोई उसका सगा संबंधी गुजर गया, वो बैठा रो रहा है। अब रोना हमारा प्रकृति है, हमारी प्रकृति है, हम संसार में है तो रोएंगे जरूर। लेकिन उस रोने को लेकर के कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि तू किस बात पर रो रहा है? ये जो व्यक्ति था ये इतने समय के लिए आता, जहां से आता वहीं चला गया। तो चले गए नहीं आत्मा से परमात्मा की ओर, यानी चले गए धरती से आत्मा की ओर। इसे हम मेटाफिजिकल कहते हैं। तो ये कौन सी क्वालिटी है? ये होती है किसी चीज को किसी चीज के बराबर दिखाना, चाहे वो भले ही बराबर ना हो, इसे बोलते हैं मेटाफिजिकल। फिट बुद्धिमता, पैराडॉक्स बोलते हैं, एक दूसरे का विरोधी शब्द भी मिल जाता है। ऐसा शब्द मिलता है वो है विरोध में, लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है? वो पैराडॉक्स। कैसा दिखाई दे रहा है? वो पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है। नंबर 4 देखेंगे आप इसमें, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल थीम। कैसी थीम होती थी? ज्ञान की और आत्मा की। नेचर ऑफ गॉड, भगवान का स्वभाव बताना। साल्वेशन बोलते भाई मोक्ष को, इसमें मोक्ष के बारे में बताया जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड साउल, देखो आत्मा और परमात्मा में, यानी शरीर में और आत्मा में क्या क्वालिटी है, दोनों की क्वालिटी को बताएंगे, उसमें रिलेशनशिप बताएंगे, उसमें संबंध बताएंगे। कंसेप्ट ऑफ डेथ एंड इमोर्टलिटी, यानी मृत्यु और अमर, अमरता और मृत्यु के बारे में। यहाँ मृत्यु और यहाँ लिखते हैं अमरता। देखियो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, उसे अमर कहते हैं। कन्वर्सेशन स्टाइल, स्टाइल कैसा होता है? बहस वाला, बात वाला। कोई किसी से बात करेगा भाई आत्मा क्या होती है, वो उसका उत्तर देगा, उसे बोलते हैं कन्वर्सेशन। यूज ऑफ साइंटिफिक, इसमें साइंस को भी जोड़ दिया जाता है, लॉजिकल इमेजरी भी दी जाती है, लॉजिक लगाया जाता है, ज्ञान लगाया जाता है, क्या होता है? साइंस लगाया जाता है। ठीक है भाई, तो इसे हम बोलते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री, जो बहुत दूर की बात करता हो लेखक, जो आत्मा से परमात्मा की बात करता। इसमें भी एग्जाम्पल हुए हैं, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता भी दूंगा, जो हुंडन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है भाई, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे लीडर भी कहा गया और मेटाफिजिकल का पोएट्स भी सबसे पहले इसे कहा गया। ये सबसे मोस्ट है भाई। कौन है ये? आपका लिख लो भाई, जॉन डन को, ये मोस्ट राइटर है आपका। कहे का? अगर आप मेटाफिजिकल पढ़ रहे हैं तो, अगर जॉन डन नहीं पढ़ा तो आपने मेटाफिजिकल नहीं पढ़ा। बहुत सी बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ राइटर ऐसे हैं अगर उसे नहीं पढ़ा तो उनकी चीज को कैसे पढ़ोगे? अगर मेटाफिजिकल आपने पढ़ लिया और जॉन डन को नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपने जॉन डन पढ़ लिया तो मेटाफिजिकल पूरे का पूरा पढ़ लिया। देखो इसने क्या क्या लिखा, इसके मेजर वर्क कौन से थे? द फ्ली, द सनराइजिंग, ए वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, बहुत खास मोस्ट हैं बिल्कुल इसके सारे लेख। ठीक है, तो ये आपका लेख हुआ इसका। ठीक है भाई, आप जॉर्ज बी में एक जॉर्ज हर्बर्ट आया है, इसने भी लिखा है द टेम्पल। टेम्पल आ गया तो कहीं ना कहीं भगवान की बात करेंगे। ईस्टर विंग्स, द कॉलर, ये किसने लिखा? ये लिखा जॉर्ज हर्बर्ट ने। एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है, मार्वेल ने, ऑफ हिज कोए मिस्ट्रेस, कोए मिस्ट्रेस, ऑफ हिज टू हिज कोए मिस्ट्रेस, द गार्डन, ये दो लेख इसने लिखे हैं। ये भी किसके हैं? मेटाफिजिकल के हैं। हेनरी वेगन आया एक व्यक्ति, बहुत अच्छा लेखक हुआ है, भी कवि हुआ, इसने द वर्ल्ड और रीजर्नेशन के बारे में लिखा। कौन उठाए? हेनरी वेगन। तो ये आपके 4 राइटर बहुत अच्छे हुए। इसमें मोस्ट जो है जॉन डन है, उस पर लगा लो निशान। ठीक है, तो ये आपका है मेटाफिजिकल पोइट्री। बहुत जोर देकर मेटाफिजिकल पोइट्री मैंने आपको सिखा दी है। तो ये यूनिट 5 थी और आपका पेपर पहला था। इसमें मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत अच्छी आपको ये वीडियो लगी होगी, इस क्लास को आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा।
देखें और समझें, पढ़ें और आप अपनी परीक्षा में जाएं। इनके बारे में कुछ भी पूछ लें, आप उत्तर जरूर दोगे, ये मुझे पूरी की पूरी उम्मीद आपसे है। तो आज की इस क्लास में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ में इतना समय बिताया। तब अगली क्लास के लिए तक, अपने अगली क्लास आने तक बाय, नमस्कार और थैंक यू।